मेरा नाम शुभम है और मैं एमए इतिहास का विद्यार्थी हूँ। सर, जो मेरा प्रश्न है वो प्रभात सर की कही हुई एक बात से उत्पन्न हुआ है। सर, जैसा कि प्रभात सर ने अपने वक्तव्य में क्रांति और विद्रोह की बात कही, सर क्रांति और विद्रोह की परिभाषा देते हुए बात कही जाती है कि क्रांति के बाद समाज में एक आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलता है, लेकिन सर वो विद्रोह के बाद वो आमूलचूल परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि बाबू जगत सिंह का जो संघर्ष रहा है, क्या वो आमूलचूल परिवर्तन का जो तत्व है उस पर खरा उतरता है, या फिर सर क्रांति और विद्रोह के अन्य भी आयाम हैं जो हमसे अनभिज्ञ हैं? सर, उस पर आपका क्या कहना है? और सर दूसरा प्रश्न बहुत शॉर्ट में ये है कि सर मैं ये जानने में इच्छुक हूँ कि जो पॉलिटिकल हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं बनारस की, उसमें सर जगतगंज का जो राज परिवार है उसमें और जो रामनगर का राज परिवार था उसमें किस प्रकार के संबंध थे सर? किस तरीके से वो आगे बढ़ रहे थे, कैसे संबंध उनके बीच थे? तो क्रांति थी या विद्रोह था, ये उससे संबंधित जो वर्णन है उसको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें दोनों चीजें आपको परिलक्षित होंगी। विद्रोह तो था ही, जब किसी के विरुद्ध कुछ आप करेंगे तो उसके विरुद्ध खड़े होंगे, लेकिन उसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य रहता है, कुछ ना कुछ उसकी थिंकिंग रहती है, सोच रहती है इंसान की कि एक आदमी, जैसे शुरू में हमारे जब आंदोलन चला था तो पहले आंदोलन हमारे क्या था कि हम लोग पिटीशन दिया करते, पिटीशन के दौर से फिर हम आंदोलन के दौर में आए। तो बाबू जगत सिंह के जीवन में पिटीशन से ही शुरू हुआ था। पहला जो उनका ग्रीवांस था उसके लिए उन्होंने पिटीशन दिया, कलकत्ता गए, कॉर्नवालिस से मिले, कॉर्नवालिस ने उनको सुना, उन्होंने कहा कि हमने रेजिडेंट को वहां पर अपॉइंट किया है, आप जाइए, वो आपके बारे में जानेंगे कि क्या सत्यता है और वो अपनी रिपोर्ट देंगे, उसी के आधार पर आपके बारे में विचार किया जाए। कॉर्नवालिस एक ऐसा आदमी था कि वो उत्तर भारत से ज्यादा दक्षिण भारत में टीपू सुल्तान को किसी प्रकार से खत्म करने में लगा हुआ था। उसने इतना उस पर ध्यान नहीं दिया और डंकन महोदय 10 साल तक इस चीज को टालते रहे। लौट के कॉर्नवालिस आए तो उन्होंने फिर उनको पिटीशन दिया, जो पहला पिटीशन दिया था उसके 7 महीने बाद दूसरा पिटीशन दिया, और उसमें उनकी एक जो होता है किसी शासक में या उसमें कि वो अपनी जो प्रजा है उसके साथ न्याय करे। तो चूंकि वो पर्शियन के विद्वान थे तो उसमें उन्होंने एक नाम लिया, नौशेरवान आदिल। नौशेरवान आदिल, नौशेरवादी जस्ट रूलर, ये एक मुहावरा है जो पर्शियन में जब लिखते हैं तो लिखते हैं। उसका मतलब ये होता है कि जैसे नौशेरवान अपनी प्रजा के साथ न्याय करता था, आप मेरे साथ न्याय कीजिए, ये उसका अर्थ था, आशय था। वो चलता रहा। फिर उसके बाद उन्होंने और पिटीशन दिए, एक के बाद एक देते रहे, शांतिपूर्वक अपने मामले को सुलझाने के लिए वो करते रहे। लेकिन जब नहीं हुआ तो 1795 में उन्हें ये आभास हुआ कि ये अंग्रेज इस तरीके से पिटीशन हम देते रहेंगे तो हमारी नहीं सुनने वाले। तो 1787-86 से शुरू होने वाली पिटीशन का दौर 1795 में जाके उनके मस्तिष्क में आया कि अब ये ऐसे काम चलने वाला नहीं है, तो उन्होंने सोचना शुरू किया। लेकिन हम लोग क्या करते, सोचते हैं कर डालते हैं, ऐसा नहीं था उनके साथ। वो सोच रहे थे, सोचते रहे, 95 से 98 तक सोचते ही रहे कि कैसे मैं करूंगा, क्या करूंगा। लेकिन उन्होंने अपने आचार विचार में एक समाज में, जिस समाज में वो थे, अपना एक स्थान बनाया। सर्वधर्म स्वभाव की बात हम लोग बहुत करते हैं, उन्होंने उसको करके दिखाया। सर्वधर्म स्वभाव क्या होता है, उनके जीवन को देखिए। 1755 से और 1795 तक वो इसी में लगे रहे। जमींदार थे तो जमींदार को तो हर प्रकार के लोगों से मिलना पड़ता है, हर तरह के वर्ग के लोगों से मिलना पड़ता है, हर तरह के वर्ग के लोगों के बीच में काम करना पड़ता है। तो उनका सारा जीवन इसमें लगा रहा कि मैं अपनी प्रजा का हृदय जीतने की प्रयत्न करूं और हर धर्म के लोग से पूरी तरीके से एक समान प्रकार से व्यवहार करूं और समान प्रकार से उनको न्याय देने के प्रयत्न करूं। जब नहीं हुआ तो उन्हें सोचना शुरू हुआ। तब उसके बाद फिर जब वजीर अली को हटा दिया गया गद्दी से और उनको बनारस में लाके रखा गया, तब वजीर अली ने यहाँ की सोचा कि मेरे साथ इंसाफ हुआ है, मुझे
अन्यायपूर्वक हटाया गया है, मुझे उसको हासिल करना है, तब उन्होंने बाबू जगत सिंह जी से कांटेक्ट किया। तो एक दूसरे के लिए पूरक वो कैसे हुए, उनकी थिंकिंग, उनका सोच किस प्रकार से शांतिपूर्वक प्रयत्नों से एक रिवॉल्यूशन की तरफ गया, क्रांति की तरफ गया, ये बात समझने की है। उन्होंने कहा, जब उनको पहली बार कहा गया कि मेरा ऐसा विचार है, तो उन्होंने कहा, सर ये तो मेरे दिमाग में 5 साल से है और मैं तो चाहता हूं कि बड़ा ऐसा हम लोग कार्य करें, ऐसे सारे लोगों को जोड़ें कि यहाँ से अंग्रेजों को दौड़ाते हुए कलकत्ता तक ले जाएं, उनको जहाज में बैठो निकल लो। ये उनके शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं है। उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो सब लिखा हुआ है, उसके बारे में ये सारी चीजें जानी है। तो इसको आप चाहे क्रांति कह लें, चाहे उसको विद्रोह कह लें, ये आपकी समझ की बात है। हमने सिर्फ तथ्यों को आपके सामने रख दिया है और हमने बहुत कम लिखा है, तथ्यों को ज्यादा उजागर करने की कोशिश की है कि ताकि हमारे विद्यार्थी उन तथ्यों को जाने, समझें, परखें कि समाज में कैसे मनुष्य का दिमाग, कैसे मनुष्य का मस्तिष्क एक विचार से दूसरे विचार की तरफ जाता है, शांतिपूर्ण ढंग से करते करते फिर कैसे वो क्रांति की ओर जाता है। ये बात इसकी पूरी कहानी से पता लगती है। तो सारे तथ्य किताब में सजा दिए गए हैं आप लोगों के लिए, ताकि फ्यूचर में, भविष्य में आप लोग इसी आधार पर हर एक को जानते हैं, उनको करें। रही बात उसकी कि एक परंपरा थी, बनारस राज में एक परंपरा थी कि जो सबसे बड़ा बेटा होगा वही उत्तराधिकारी होगा, और जैसे हम लोग यहाँ मुसलमानों में कहा जाता है कि नजीब तरफैन, तो उसी पे हमने किताब में लिखा ब्राह्मण तरफैन। बनारस राज की ये परंपरा थी कि जो माता और पिता दोनों की ओर से ब्राह्मण हो वही राज्य के लिए उचित होगा। बलवंत सिंह जी के कोई पुत्र स्वयं का नहीं था, ब्राह्मण पत्नी से कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने अपने दूसरे भाई की बेटे मनियार सिंह को पाला पोसा। फिर जब उनके दूसरे भाई दसाराम जी को राजपूत राजाओं ने हत्या कर दी, तो उन्होंने जगत सिंह जी को पालना पोसना शुरू किया। उनका लालन पालन, उनकी ट्रेनिंग सारी सबसे योग्य शासक जो बनारस के थे उन्होंने की। अंत समय तक उनके पास समय था कि वो मनियार सिंह को बनाएंगे या जगत सिंह को बनाएंगे। वो मनियार सिंह को बनाना चाहते थे, लेकिन उस समय एक दूसरे गौतम ब्राह्मण जो उनके यहाँ नौकर थे, औसान सिंह, उसने कहा जब आपके पुत्र है तो ना भतीजे को जाएगा ना ग्रैंडसन को जाएगा। उन्होंने उनके दिमाग, उस समय राजा बलवंत सिंह बीमार थे, बहुत लंबे समय से बीमार चल रहे थे, लेकिन जाबू जगत सिंह के बड़प्पन की बात यह है कि जब परंपरा चली आ रही थी कि भाई कीथू मिश्र के बाद मनोरंजन सिंह जो उनके सबसे पहले पूर्वज थे, उनके 4 बेटे थे, मनसाराम सबसे बड़े थे, वो हुए। मनसाराम के बाद एक ही बेटा था उनके, राजा बलवंत सिंह हुए। राजा बलवंत सिंह के होते तो कोई और बनता, लेकिन उसके बावजूद उनकी महानता इतनी बड़ी थी कि उन्होंने, चूंकि उनका पालन और चेत सिंह का पालन एक साथ हुआ था, तो उनमें एक दूसरे से प्रेम था। उन्होंने कहा नहीं भाई तुम बड़े हो, तुम अब राज्य के रहोगे, मैं तुम्हें पूरा समर्थन दूंगा। उनके साथ वो रहे, यानी उन्होंने उस खानदानी परंपरा को आगे बढ़ाया। राजा महिम नारायण सिंह ने उनको जमींदारी जो उनकी थी शिवपुर की और कटिहार की वो दी, लेकिन बाद में उससे ज्यादा आमदनी कमाने के लिए उन्होंने 2 साल लगातार दूसरे को उनके क्षेत्र को दे दिया। ये बात उनको अच्छी नहीं लगी, उन्होंने इसके ऊपर पिटीशन दी। हाँ, नहीं वही 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 चीज है। महिम नारायण सिंह जब बनाए गए तो उसके बाद ये चीज हुई। हाँ वही 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 था, जो परंपरा थी खानदान की, उस परंपरा के विरुद्ध वो लड़की के लड़के थे, यानी कि जो नाती थे। हाँ, बहरहाल वो जो परंपरा थी वो टूट गई, उस वजह से वो अलग रहा। लेकिन उसके बावजूद भी
जगत सिंह जी ने उन तीनों को माना। जब राजा जय सिंह को हटा दिया वाराणसी ने अपनी नीतियों के कारण और उनको ऊपर ज्यादा जुल्म करके, और उनको उन्हीं की राजधानी में अपमानित करने का प्रयत्न किया, तो वो स्पॉन्टेनियस विद्रोह था, वो प्री प्लान या थिंकिंग नहीं थी, स्पॉन्टेनियस था, स्पॉन्टेनियस अपराइजिंग थी। वो ये बताती थी कि समाज के लोगों में, उन दोनों में अंग्रेजों के प्रति कितना रोष था, कितनी उनको शिकायतें थी। उस रोष की पराकाष्ठा थी वो 1781 में जो कुछ हुआ। लेकिन ये तो सोची समझी उसके तहत किया गया था, इसलिए इसमें और उसमें दोनों में अंतर है। इस तरह की बहुत सी छोटी जो चीजें हुई है, हमें ये समझना पड़ेगा कि वो क्रांतियां हैं या विद्रोह हैं या अपने अधिकारों को प्राप्त करने का प्रयत्न है। क्योंकि इस तरह इस लेवल पे इस तरीके से काम नहीं हुआ है आज तक, तो ये चीज हुआ। तो हम लोगों ने इस किताब में कोशिश किया है कि इसको एक डायरेक्शन दी जाए। वो डायरेक्शन देने में कितने हम लोग सफल हुए हैं ये आप लोगों के पास है, आप इसको पढ़िए। बहरहाल इतना मैं समझ सकता हूँ आपकी सारी बातों का जवाब आ गया, और फिर भी अगर कोई और प्रश्न हो बताएं। थैंक यू।